नमस्कार दोस्तों, वीकली शो में आपका स्वागत है। और सुनील जी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो पिछले हफ्ते में हमने देखा मार्केट में बहुत गजब की सिचुएशन थी कि मार्केट पूरा ड्राई था, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। शुक्रवार को थोड़ा सा मोमेंटम दिखा, वो टीसीएस के साथ रिजल्ट का इम्पैक्ट रहा होगा, लेकिन वॉल्यूम ड्राई हुआ है। जेन स्ट्रीट का असर है या ट्रेडर्स क्या सोच रहे हैं, इस पर बातचीत करेंगे। टीसीएस के रिजल्ट से क्या इंटरप्रिटेशन निकालना चाहिए, और अब जो दूसरा बड़ा सेक्टर है जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है वो है बैंक एंड एफएसआई का। तो वहां से क्या एक्सपेक्टेशन रखने से, इन सब पे आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने वीकली शो में सुनील सर के साथ। सुनील सर नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते, बहुत बढ़िया। तो सर, तीन चार मुख्य सवाल हैं जो लोगों के दिमाग में घूम रहे हैं इस समय। तो पहला तो एक सवाल ये है कि जो टीसीएस के नतीजे आए हैं, क्या आपको लगता है इन नतीजों ने निराश किया है और लोगों को थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि हम लोगों ने कॉन्ट्रा कॉल ली तो वो निराश हो गए, या आपको लगता है कि ऐसे ही एक्सपेक्टेशंस थी और यही सही समय था जब आपको एंट्री लेनी चाहिए थी? दोनों सही नहीं है, मैं कहूँगा बीच में है रिप्लाई। बट पहली चीज है कि कल की बिकवाली में आप एक एफआई का डीआई का डेटा भी देखने की जरूरत है। और कल 5,500 करोड़ एफआई ने बेचा है। बहुत तगड़ा बेचा। 5,000 एक ही दिन में। ओके, तो उसका असर ही ये दिख रहा है। मेरा मानना है कि ये ओवर रिएक्शन है टीसीएस के रिजल्ट के ऊपर, पर उसका कारण खाली टीसीएस के रिजल्ट नहीं है। उसका कारण है बीटीए के एक डिले हो रहा है इंडिया के बारे में। तो अभी कोई नजदीकी सॉल्यूशन बीटीए को नहीं दिख रही है। इनफैक्ट अब बीटीए की बात हो रही है कि 3 तरह की डील होंगी। एक इंटरिम डील, फिर फेज 1 डील बाय अक्टूबर, फिर फाइनल डील जो अनसो क्या है कि अभी बीटीए एक तरफ, तो मार्केट में जो बीटीए का एंटिसिपेशन था, तो क्योंकि वो डाल के वो मानते हैं कि इंडिया वो 24 देशों में नहीं है जहां पे ट्रंप ने चिट्ठी लिखी है, मगर सोल्यूशन भी नजदीक नहीं दिख रहा है। तो एक एफआईएस का इंडिया से थोड़ा पैसा हटना, और उसमें टीसीएस के रिजल्ट में भी देखिए, आप एक्चुअल रिजल्ट को एनालाइज कीजिए ना। एक्चुअली उनकी नेट प्रॉफिट एस्टिमेट को बीट किया है। ओके, क्या है कि टॉप लाइन ग्रोथ एक्सपेक्टेशन को नहीं बीट किया, और खास करके कांस्टेंट करेंसी में अच्छा नहीं था। यानी थोड़ी रुपी डिप्रिसिएशन का बेनिफिट उनको मिला। अगर उसको हटा दे और डॉलर टू डॉलर कंपेयर करें तो उनका करीबन 4% का गिरावट था, राइट, जो यूएस के माहौल का इंपैक्ट था, राइट। मगर फिर भी उन्होंने मार्जिन को प्रोटेक्ट किया। ये बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने कॉस्ट के ऊपर अच्छा दबाव और कंट्रोल दिखाया। एक वो अच्छी खबर मुझे इस रिजल्ट में दिखी। सेकेंड बात यह है कि इस क्वार्टर के रिजल्ट में वो एक बीएसएनएल का जो डील खत्म हो रहा था उसका इंपैक्ट दिखा था। वो एक वन ऑफ इंपैक्ट है, यानी वो एनीवे वो डील खत्म हो रही थी, वो इस क्वार्टर में उसका फाइनल एक इंपैक्ट दिखा। तो ये मार्केट ने एक नेगेटिवली नी जर्क रिएक्शन में समझता हूं। बाकी के कंपनी की गाइडेंस भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो अभी भी, क्योंकि टैरिफ का माहौल अभी सुधरा नहीं है, तो उन्होंने वो एक हैंगओवर को अभी कंटिन्यू किया है। तो ये सब मिला के एक इम्पैक्ट आया था उसमें। और मेरा मानना है कि एक थोड़ा ओवर रिएक्शन था। तो नंबर इतने खराब नहीं थे कि ऐसे नहीं है। और सेकेंड चीज है, जैसे मैं कह रहा था कि एक्चुअल यूएस में देखें आंकड़े, इसको छोड़ दीजिए, अपने कंप्लीट यूएस की जीडीपी के नंबर्स देखें आप, तो एक्चुअली उधर जीडीपी रीजनेबली स्टेबल है। टैरिफ का ये जीडीपी ग्रोथ पे इंपैक्ट नहीं दिख रहा है, और स्टॉक मार्केट में भी उसका इंपैक्ट नहीं दिख रहा है। तो क्या है कि अब ये एक गाइडेंस, क्योंकि ये नए डील्स 12 बिलियन से 9 9.5 नए डील की बुकिंग कम हो गई, ये बोल रहे हैं। अरे 9 बिलियन कोई छोटे आंकड़े थोड़ी है नए डील्स के, राइट। तो क्या है, मैनेजमेंट ऑलरेडी थोड़ी कंजर्वेटिवली बात कर दिया, तो उसको भी मार्केट ने एक झट से रिएक्शन किया। बट मेरा मानना है कि ये मेनली एक एफआईआई का सेल ऑफ का इम्पैक्ट था कल। ओके, तो अब बाकी के जो आईटी के मेजर्स है, इस बार तो थोड़ी डिले हो रही है रिजल्ट में। इन्फोसिस ये सब नॉर्मली पहले करते हैं, पर मैंने सुना कि वो अभी 24 तारीख करी आ रही है। तो बाकी के रिजल्ट्स में क्या ये सेम तरह की चीज होगी, दैट इज एक कांस्टेंट करी का डिक्लाइन, कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू का डिक्लाइन, और आउटलुक का भी एक नरमापन। तो नेचुरली आईटी सेक्टर के ऊपर प्राइसेस के ऊपर दबाव रहेगी। क्यों? वो हवा हटने तक।
मगर जैसे मैंने पिछले शो में और उसके पहले शो में भी कहा था, मेरे लिए राइट। खरीदने का वक्त है, क्योंकि अल्टीमेटली वापसी होगी जब एफआई की वापसी होगी। आप और मैं नहीं कह सकते कि कब वो सिचुएशन बदलेगी कि एफआई वापस आएंगे, माने इट्स एन ओवरऑल सिचुएशन। क्योंकि आज क्या है कि एफआई डर गए ओवरऑल वर्ल्ड में, ये खाली इंडिया वाली बात नहीं थी। वो कनाडा के ऊपर उन्होंने टैरिफ सडनली लगा दिया ना, पहले जापान और कोरिया पे लगाया, फिर ब्राजील पे भयंकर लगाया, अब कनाडा के ऊपर भी लगा दिया। तो उनको लग रहा है कि ये टैरिफ का माहौल बहुत वर्ल्ड का स्लो डाउन लाएगा, तो एफआईएस का एक बैकफुट में जाना, राइट। मगर ये स्थिति सुधरेगी, कब सुधरेगी थोड़ी डाउट है। क्या एक हफ्ते में होगी या तो महीने 2 महीने लगेंगे, पता नहीं। बट जिस दिन वो होता है और एफआईएस इंडिया के ऊपर वापस अपना ध्यान देते हैं और फ्लोस आती हैं, तो आईटी विल बी द फर्स्ट टू रिकवर। तो ये मेरे लिए अभी भी मैं कहूंगा बाइंग अपॉर्चुनिटी है, मगर जिगर आपका स्ट्रांग होना चाहिए अब खरीदारी करने के लिए, क्योंकि बाकी के रिजल्ट्स आते हुए और भी एक करेक्शन हो सकती है। मगर आप समझिए कि 1% हर दिन आईटी सेक्टर के कारण कुछ करेक्शन हो रहा है, तो इंडेक्स में 1% आप अलोकेट कीजिए धीरे धीरे। मेरा मानना है कि आपको अच्छी खासी रिटर्न्स इसी सेक्टर से मीडियम टर्म में बनेगी। इसमें मेरा व्यू चेंज नहीं हुआ। नेचुरली दिग्गज के रिजल्ट से मार्केट में नीचे आता है तो वो एक सिचुएशन झेलना पड़ेगा। पर फिर भी मैं कहूंगा कि एक मीडियम टर्म निवेशक को इस सेक्टर में अपना कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि रिटर्न्स डिलीवर करेगी, क्योंकि ये नॉर्मली सिक्लिकल नहीं है। ओके। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि आज के दिन में ओवरऑल स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशंस एफआईएस की वॉलिटिलिटी के बावजूद अभी भी वैल्यूएशंस थोड़ी हाई है, समझ रहे हैं आप। तो ये वैल्यूएशन हाई होने का कारण क्या है कि बहुत से सेक्टर की वैल्यूएशन ज्यादा है, मगर मार्केट एक मिक्स होता है ना। अगर वैल्यूएशन से 22 रखिए निफ्टी का 1 ईयर फॉरवर्ड, तो उसमें कोई 26 में भी होंगे, कोई 14 में भी होंगे, समझ रहे हैं आप। वो एवरेज ही होता है आपको 22। तो वो 22 में थोड़ी महंगी है, तो कुछ सेक्टर्स बहुत महंगे हैं और कुछ नहीं है। तो जो नहीं है उसमें आईटी शामिल है, क्योंकि मैंने कहा ना ईयर टू डेट 20% का अंडर परफॉर्मेंस है। तो एक आप कांस्टेंट कॉन्ट्रा का एक एलोकेशन रखेंगे तो आप कभी लूज नहीं करेंगे लॉन्ग टर्म में, समझ रहे हैं ना। नहीं, और फिर सब चीज सर एक साथ अच्छी नहीं मिलती है ना, कि प्राइस भी अच्छा मिल जाए, खबरें भी बहुत अच्छी हो, सेक्टर भी बहुत अच्छा हो, तो आप ही एक बुद्धिमान थोड़ी है। तो एवरीथिंग टाइम पे आपको नहीं मिलेगी। तो ये तो होगी आईटी और टीसीएस पे नतीजों के बाद, और सर की कॉल में कोई चेंज नहीं हुआ है, अभी भी आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन सर बड़ा महत्वपूर्ण, जिसको हम पिछले 2 हफ्ते से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जेन स्ट्रीट का इंपैक्ट है क्या। वॉल्यूम ड्राई हुआ है, एनएससी में बता रहे हैं कि 21% वॉल्यूम ड्राई हुआ, और हम लोगों ने फ्राइडे से पहले देखा कि मार्केट वहीं पे खड़ा रहता है, हिलता ही नहीं है। ट्रेडर बेचारे परेशान है, करें क्या यार, तो मार्केट ही नहीं ऊपर नीचे हो रहा है। तो क्या जेन स्ट्रीट का ये असर होने लगा है, अब दिख रहा है कि वॉल्यूम ड्राई हो रहा है? हाँ, जरूर जरूर दिख रहा है, क्योंकि ये क्या हो गया कि देखिए ये जेन स्ट्रीट के मामले में अब हम कह रहे हैं कि सेबी ने बहुत सटीक एक्शन लिया और रिटेल निवेशक को इस तरह के एक इंडेक्स की स्टॉक्स और इंडेक्स की फ्यूचर्स को मैनिपुलेट करने से ना उन्होंने प्रोटेक्ट किया। मगर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है मैं बताऊं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि जेन स्ट्रीट एक फ्रॉड है। उन्होंने लेजिटिमेटली 2 रूल बुक में है वही किया है, राइट। अपॉर्चुनिटी था कि हम सुबह खरीद सकते हैं, शाम को बेच सकते हैं, उन्होंने किया। अब वो उन्होंने इतने वॉल्यूम में किया कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि उन्होंने प्राइस रिग किया, समझ रहे, करेक्ट। तो सेबी का वही है आरोप। मगर वो जेन स्ट्रीट की रिप्लाई आप देखेंगे तो कह रहे हैं कि ये देखिए ये रूल के अंदर कहाँ लिखा है कि मैं इतना वॉल्यूम नहीं खरीद सकता हूँ, राइट। और मैं खरीद रहा हूं तो ऑपोजिट में क्या वो जो भी खरीद रहा हूं वो बेचेंगे या नहीं बेचेंगे, या मेरे कंट्रोल में नहीं है। अगर जो भी मैं खरीदना चाह रहा हूं वो बेच रहे हैं तो मैच टू मैच हो जाएगा। अगर उतने बेचने वाले नहीं है तो प्राइस गिरती है ना। तो ये मार्केट की लिक्विडिटी और डेप्थ का इशू है, और खास करके निफ्टी बैंक इंडेक्स में खाली 12 स्टॉक है। तो क्या है कि ऐसे ही एक्शंस वो बाकी के वर्ल्ड के मार्केट में करते हैं, उधर उतना असर नहीं पड़ता है, क्योंकि डेप्थ ऑफ द डेवलप्ड मार्केट अच्छी है, ऐसी तरह की प्ले को वो ऑब्जर्व कर लेती है। तो प्रॉब्लम है कि जेन स्ट्रीट ने मौका देखा कि ये लो लिक्विडिटी मार्केट है,
इसलिए हमारे एक्शन से हमें फायदा मिल सकता है और उन्होंने कर दिया। बट ये है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में वैसे ही होता ना, देखिए एक स्टॉक के बारे में सोचिए ना, मैं बेच रहा हूं, कोई और खरीद रहा है, यानी दोनों का ऑपोजिट व्यू है उस स्टॉक के ऊपर ना। तो मार्केट ऑपोजिट्स के ऊपर ही ट्रेड होता है। अगर ऑपोजिट नहीं होता तो वॉल्यूम नहीं होगी मार्केट में। राइट। तो ये लोग जो प्रोप्राइटरी, एल्गोरिथमिक और एचएफटी, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स जो है, वो हर देश के मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनका एक व्यू होता है और व्यू को वो जबरदस्त बेट करते हैं। अब उनकी गलती नहीं है कि इंडियन मार्केट में डेप्थ नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने उसमें फायदा देखा और इसीलिए करा दिया। अब सेबी का मानना है कि ये आप जानते हुए कि यहाँ पे लिक्विडिटी लो है, आपने ऐसी चीज करी ताकि उसका दाम गिरेगा और आप फायदा उठा रहे हैं, और उस तरफ रिटेल का नुकसान हुआ। मगर जेन स्ट्रीट कोई एनजीओ नहीं है कि वो सभी के भलाई सोचे ना। राइट। तो क्या है, और मैं कह रहा हूं, और क्या है कि जेन स्ट्रीट में कॉन्सेंट्रेटेड इंडियन मार्केट में इतना फोकस करके ये किया, ओके। मगर ये खाली जेन स्ट्रीट ऐसी नहीं है जो करते हैं। जेन स्ट्रीट का मिस्टेक क्या था, उन्होंने बहुत ज्यादा कर लिया ताकि रेडार में आ गए जल्दी। थोड़ा थोड़ा करते तो बचे रहते। और बाकी प्लेयर्स है बहुत से एचएफटीज जो हमने नाम भी लिया था ना, मिलेनियम की बात की थी, जो करते हैं, पर वो क्या है कि थोड़ी लोअर वॉल्यूम्स में करते हैं, और ताकि वो एक रीजनेबल प्रॉफिट बचे। बट ये थोड़े ग्रीडी बन गए। तो क्या मैंने कि अब ये लिक्विडिटी इतने भयंकर ये कर रहे थे ट्रेडिंग, तो नेचुरली इनका जो एब्सेंस होगा तो लिक्विडिटी पे इफेक्ट जरूर होगा, क्योंकि हमारी एज इट इज डेप्थ नहीं है हमारे मार्केट में। वन सेकेंड, नेचुरली ये खबर का हेडलाइंस आते ही थोड़े रिटेल निवेशक डरे हुए होंगे ना, निवेशक नहीं, ट्रेडर्स डरे होंगे, तो उनका भी कहना है कि अच्छा ऐसी चीज होती है तो मेरा प्रॉफिट बनाना मुश्किल होगा करके एक सोच आ जाती है मन में। तीसरी बात है कि अब क्योंकि सेबी ने खोल दिया ये एक लाइन ऑफ एक्शन, तो बाकी के जो एचएफटीज हैं वो इंडियन मार्केट में अभी सावधान रहेंगे ना। वो भी सोचे कि अरे रेगुलेटर ये देख रहा है करके, वो भी अगर ये लोग निकल गए तो नेचुरली वॉल्यूम्स के ऊपर इम्पैक्ट होगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि अब सेबी को ये मार्केट में बिना वैल्यू वॉल्यूम के, बिना अभी म्यूचुअल फंड्स या इंश्योरेंस कंपनीज या कोई भी अदर बिग प्लेयर्स यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कॉल्स नहीं ले सकते ना, बिकॉज काउंटर पार्टी होगी नहीं होगी डाउट हो जाएगा मन में। तो अब अगला एक्शन जो सेबी का होना है वो मार्केट को शांत करना है, ताकि इसमें मेरा एक सवाल ये है कि जेन स्ट्रीट ने आपकी लूपहोल्स का फायदा उठाया, आपके प्रोडक्ट में फॉल्ट है, आपके सिस्टम उतने आपके सिस्टम मोरल बना रखे हैं आपने, करेक्ट, राइट, एथिकल नहीं है, मोरल सिस्टम है कि बहुत बड़ा ट्रेड मत करना, छोटा छोटा करना, क्योंकि काउंटर पार्टी छोटी है, लेकिन ये लीगली या ऐसे मैकेनिकली चैलेंज नहीं कर सकते आप। तो जो उसका रिप्लाई मैंने भी पढ़ा तो उसमें वो यही लिख रहा है कि कहाँ मना किया गया मुझे कि मैं ये ना करूं, तो मैं करूंगा। इसको एक अलग उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए देश में जीरा की ट्रेडिंग होती है, कमोडिटी है, कोई भी एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट जाके 10,000 करोड़ का जीरा अगर एक दिन में खरीदेगा तो वो पूरे साल प्राइस मैनिपुलेट कर सकता है। आप उसको रोक देंगे कि आप इतना जीरा मत खरीदिए, कहीं ऐसा लिखा हुआ है क्या? अगर आपने ट्रेडिंग ओपन की है तो वो क्वांटिटी में रिस्ट्रिक्शन लगा के आप कैसे करेंगे? क्या ये वाला असला मामला। और दूसरा कि एक्सचेंज जो है इसमें उन्होंने निगरानी नहीं की। अगर मान लीजिए ऐसा मोरल करना ही था, एथिकल करना ही था, तो क्या एक्सचेंजेस ने इसमें निगरानी रखी? तो बहुत दिन से कर रहा था ये, अचानक से आपको क्यों याद आया? नहीं, ये वही मैं कह रहा हूँ, ये लीगली वही जेन स्ट्रीट भी लीगली इसको चैलेंज करने वाली है, ओके। इसमें लीगली कुछ गलत नहीं है, बट ये एक हेल्दी मार्केट के लिए सेबी को ऑलरेडी ये नियम डालना था पहले ही कि मेरी मार्केट के लिक्विडिटी के हिसाब से कोई सिंगल प्लेयर इतने से ज्यादा नहीं कर सकता है करके रखना था। वो नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया कैसे हो सकता है। अब इस बात को समझने के लिए ये ट्रेडिंग वाला मामला छोड़ दीजिए आप, ओके, कम बैक टू रियल कॉर्पोरेट वर्ल्ड, राइट। और इसमें मैं कहूंगा कि सीमेंट इंडस्ट्री और पेंट इंडस्ट्री, राइट। अभी सीसीआई करके एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि कोई एक या कंबाइंड कार्टेल वाले प्लेयर मैनिपुलेट नहीं कर सकती है मार्केट को।
ये इंडस्ट्री मोनोपोलीज और रेस्ट्रिक्टेड ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस एक्ट और कंपटीशन कमीशन, ये दोनों का काम है किसी भी इंडस्ट्री, इसलिए पेंट इंडस्ट्री में चैलेंज किया है एशियन पेंट्स को, राइट, और सीमेंट इंडस्ट्री को 3-4 साल में एक बार फाइन लगता है कार्टेलाइजेशन के कारण, राइट। तो ये नॉर्मल नियम होता है कि यू कैन नॉट अलाउ अ सिंगल बिग प्लेयर टू अफेक्ट द मार्केट। तो ऐसी इंडस्ट्री में ऐसी रूल है, तो कैपिटल मार्केट में भी होनी चाहिए थी ना। यस yes. तो वो हमारी गलती है कि हमारे ने उसमें नहीं था ऐसे एक लिमिट, और उसका फायदा उन्होंने उठाया। उन्होंने ये भी किया कि 2-3 कंपनी के थ्रू किए ताकि दे वोंट गेट डिस्कवर्ड, वो भी था उनके एक्शन में, मगर ये थोड़ी ग्रे एरिया है। और कल मैं आपको शायद एक दिन अपना दोस्त अनुराग को बुलाना चाहिए, अनुराग सिंह को। कल मेरे पास उनके साथ एक दूसरी शो में डिस्कशन हो रही थी, और उन्होंने स्ट्रांगली कह दिया उस शो में कि जेन स्ट्रीट ने कुछ गलत नहीं किया है। शॉक हो गए बाकी पैनलिस्ट उधर, और जल्द से वो उन्होंने उस डिस्कशन से हटा दिया। उन्हें बहुत समझा, एक दिन आप बुलाइए अनुराग को, मैं बुलाता हूँ जो है। तो मैं कह रहा हूँ कि और वो मैं सुन रहा था, और वो जो कह रहे थे उसमें लॉजिक लगा मुझे। मैं उसके एक समरी आपने दिया, मैं अभी मैंने दिया आपको, उनके आप विस्तार में समझिए उनको, एक दिन बुलाइए उनको और समझिए उनको कि एजेंसी के मामले में वो। तो अब तो हो गया जो चीज हो गया था, अब आने वाले चीज में सेबी हैज टू रेस्टोर द लिक्विडिटी। देखो सेबी का ये भी एक फंक्शन है ना कि मार्केट की लिक्विडिटी को कायम रहो। अब इसके कारण अगर लिक्विडिटी ड्राई अप होगी तो मार्केट, उसके कारण भी आपको प्राइस रिगिंग हो सकता है अभी, क्योंकि अब तो लिक्विडिटी बहुत कम हो गई, तो कोई छोटा मोटा प्लेयर भी आके रिगिंग कर सकता है। यस यस यस। तो अभी सेबी को काउंटर करना होगा कि दे आर टू इंट्रोड्यूस सम रेगुलेटरी मेजर्स जहां पे एक ओपनली लिक्विडिटी बढ़ जाए ना। आइदर वो हो सकता है कि एनएससी से बात करके वो बैंक इंडेक्स का जो कंपोजिशन 12 से 25 स्टॉक करा दे। डोंट हैव अ इंडेक्स विद ओनली 10-12 स्टॉक्स ना, इजीली फिर आपको काउंटर रिगिंग हो जाता है ना। तो यू शुड हैव अ डेप्थ ऑफ योर इंडेक्स। अभी निफ्टी में 50 स्टॉक से चलता है, मगर निफ्टी बैंक में खाली 12 स्टॉक से कैसे आपको बनेगा? वही स्टॉक पे सब बार बार ट्रेडिंग होगी ना। तो सेबी विल हैव टू टेक सम एक्शंस जिससे अभी मार्केट की लिक्विडिटी को सपोर्ट मिले। सेकंड, एक इंटरनेशनल प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स और एल्गोरिथमिक ट्रेडर्स को कॉन्फिडेंस रखना चाहिए इंडिया में कि फ्यूचर में रेगुलेटर आके मुझे कुछ एक्शन न ले जाए। तो वो भी एक क्लैरिटी अभी ढूंढेंगे इंडियन मार्केट, राइट। और ऑफ कोर्स रिटेल तो थोड़ा डरा हुआ होगा इस चीज के कारण, मगर क्या है कि रिटेल में क्योंकि एक ग्रीड ऑलवेज होती है तो वो वापस लौट जाएंगे, तो उनको हम निकाल नहीं सकते। तो मेरे लिए ये भी एक थोड़ा नीजक रिएक्शन है। कल जो करेक्शन हुआ कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स में, थोड़ा नीजक ओवर रिएक्शन है, तो ये सेटराइट हो जाएगा। तो मेरा आउटलुक मीडियम टर्म में ठीक है, क्योंकि इज नॉट अ चैलेंज कि ये सब, बट ऐसे झटके आने से ऑलवेज जैसे मार्केट का ओवर रिएक्शन, और शायद कुछ दिन के लिए रह सकता है, मगर आप मीडियम टर्म निवेशक हो तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। आप बाय ऑन डिप्स का धीरे धीरे एक्यूमुलेट इसमें भी करते रहिए, क्योंकि फंडामेंटली ये कंपनीज की कोई गलती नहीं है। ओके, तो ये वाला भी क्वेश्चन मेरा अगला ही था, इसी में जोड़ ही लेते हैं कि ये जो तमाम सारे जो कैपिटल मार्केट वाले शेयर थे, बीएससी, नुआमा और जीरोधा कह रहा हूँ, ये जितने लिस्टेड प्लेयर थे, केफिन, कैम्स और ये सब, इन सब में देखो गिरावट देखिए। शायद वो इसलिए कि वॉल्यूम भी कम हो रहा है और उनको लग रहा है कि पता नहीं आगे ट्रेडर्स आए, तो इनकी गिरावट भी नीजर रिएक्शन मानना चाहिए। नीजक, मगर एक चीज याद रखिए, रिटेल में भी आपको 20% सेबी के रिपोर्ट में दिखा ना कि वॉल्यूम्स 61 लाख से 41 लाख बन गए हैं Q1 ऑफ लास्ट ईयर से Q4 कंपेयर करें तो। ओवरऑल सेबी की जो टाइटनिंग एक्शंस, वार्निंग सिग्नल्स ये जो कर रहे थे, और इंडेक्स का भी अलाइनमेंट, एक दिन का एक्सपायरी, तो उसके कारण ही आपको वॉल्यूम्स गिर रहे थे। और लीडिंग स्टॉक ब्रोकर्स के नंबर्स देखे तो उसमें दिख रहा है ऑलरेडी, नॉट बिकॉज ऑफ दिस। वार्निंग भी दिया था, इनफैक्ट लास्ट ईयर आप देखें कुछ लीडिंग स्टॉक ब्रोकर्स ने वार्निंग दिया था कि इस क्वार्टर की अर्निंग से आप अगले साल के लिए एक्सटेंड मत कीजिए, अगले साल मुश्किल होने वाली है, करेक्ट। तो वो एक वार्निंग थी। तो ओवरऑल एक रिटेल का ब्रोकिंग का वॉल्यूम्स में, बिकॉज सेबी की कोशिश ही वही है कि जो सीरियस नहीं है, जिनका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है, जिसके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, वो इस एफ एंड ओ ट्रेड से
सावधान रहे। वो एक सेबी की रूल है, उसके कारण थोड़ी वॉल्यूम्स में आपको रिडक्शन दिखेगी। तो नेचुरली एक वो प्राइस एडजस्टमेंट होना चाहिए कि पिछले साल की जो वैल्यूएशंस उसकी वॉल्यूम्स के ऊपर थी वो आज करेक्ट नहीं है, आज वॉल्यूम्स डेफिनेटली डाउन हुए। तो ऐसा नहीं मान रहा हूं कि जो करेक्शन हुआ है तो वापस 52 वीक हाई पे चल सकती है, नहीं, एक न्यू लेवल होगी, बट ये करेक्शन नहीं जल था। मगर ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि पिछले साल के जो हाई थी वहां पे पहुंच जाएगी, बिकॉज ओवरऑल रिटेल वॉल्यूम तो कम होने ही है डायरेक्ट इक्विटी और एफ&ओ में। ये जो निकल के आया कि जनवरी से जून के बीच ग्रो, जीरोधा, एंजल वन, अप स्टॉक्स के 20 लाख एक्टिव इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स कम हो गए हैं। तो अब इसको थोड़ा ऐसे भी देखें सर कि जो पिछले साल यानी FY24 में 90% लोगों को नुकसान हुआ था, इस बार 91% में नुकसान हुआ। तो नंबर ऑफ ट्रेडर्स कम हुआ है और नुकसान और बढ़ा है, क्योंकि जो है वो और ग्रीडी प्लेयर्स है, जो जो गैम्बलर्स है, जो और भी गैम्बल करने के लिए तैयार है। जो डर गए हैं ना वो मर गए, समझे। वो बाहर चले गए, मगर जिसकी जो डरे नहीं है। देखिए, और एक चीज मैं बताऊं कि क्या होता है कि अभी 91% आपने बताया ना, तो अनुराग ने कल एक और चीज कहा था कि आप खाली 91 पे क्यों फोकस कर रहे हो, 9% ने प्रॉफिट बनाया ना। इसको उन्होंने किसके साथ कंपेयर किया पता है? सिविल सर्विसेज एग्जाम का जो नंबर ऑफ पीपल लिखते हैं उसमें 1% है पास रेट। तो बोल रहे अपनी जिंदगी 1% पे चांस ले रहे हैं, या 10% तो मिल रहा है उन्हें चांस। तो वो इसलिए आई वाज वेरी वेरी इंटरेस्टेड एंड इम्प्रेस्ड विद द वे ही लुक्ड एट इट। यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं 1% पास होते, यहाँ तो कम से कम 9% पास हो रहे हैं। नहीं, बहुत ड्राई वॉल्यूम और इन सब की वजह से थोड़ा थोड़ा तो कम से कम लोग सचेत हो रहे हैं, लेकिन फिर भी नुकसान हो रहा है। तो ये है। अच्छा, अब अगला सवाल सर ये है, तो हम लोग जेन स्ट्रीट डिस्कस किया, वॉल्यूम क्यों गिर रही है डिस्कस किया, टीसीएस डिस्कस किया। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी बीएफएसआई के रिजल्ट आना शुरू होने वाले हैं, यानी बैंक एंड फाइनेंशियल्स, क्योंकि ये दो सेक्टर ऐसे हैं, आईटी और बैंक, जो मार्केट को टोटलिटी में इम्पैक्ट करते हैं। कि दिग्गज आईटी का रिजल्ट खराब आए तो फिर पूरा मार्केट का मूड, थोड़ा सेंटीमेंट गड़बड़ होता है, या बैंक में टॉप वालों का गड़बड़ हुआ तो मूड खराब होता है। तो बीएफएसआई से कैसे एक्सपेक्टेशंस रखने चाहिए? आपको थोड़े मॉडरेट रखनी चाहिए एक्सपेक्टेशन। और इसका कारण मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट एनपीए की अब बात करते हैं। एनपीए सिचुएशन ऑलरेडी अच्छी थी, वो अच्छी रहेगी, तो उसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट की अभी एक्सपेक्टेशन नहीं है, स्टेबल रहेगी एनपीए की सिचुएशन। ओके, नंबर 2 है कि उनकी जो रेट कट की पास ऑन इफेक्ट आप देखेंगे तो आरबीआई गवर्नर ने भी अपनी स्पीच में उसका बात किया था कि क्या हो रहा है कि लेंडिंग ग्रोथ, लेंडिंग में वो इतना रेट कम नहीं कर रहे हैं बिकॉज लेंडिंग डिमांड नहीं दिख रहा है उनको, पर डिपॉजिट में ज्यादा कम किया है उन्होंने। ओके, तो क्या है कि डिपॉजिट ग्रोथ स्ट्रांग है, और मैं देख रहा था आंकड़े कहीं पे कि किसी बैंक के कि 16% डिपॉजिट ग्रोथ रेट और ओनली 6% क्रेडिट ग्रोथ रेट। क्या है कि लोग, तो इसमें मैं थोड़ी सोच मैंने लगाया इसमें कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है। तो पहली 2-3 चीज सामने आती है कि ये 1 लाख करोड़ का गिव अवे जो है वो क्लियर अभी साबित हो रहा है कि लोग उसको सेविंग में डाल रहे हैं, कंजम्पशन में नहीं डाल रहे हैं। इसलिए ऑटो के नंबर भी देखे उतने अच्छे नहीं जाए थे, करेक्ट। तो ये सेविंग्स मनी, अभी बैंक्स को डिपॉजिट की दिक्कत नहीं हो रही है, डिपॉजिट ग्रोथ आ रही है, मगर कोई बोरो करने वाला मनी अभी भी, ये 1 लाख करोड़ का गिव अवे से लोगों का अभी वो एक खरीदने की मन अभी बदल नहीं गई है, अभी कंज्यूमर सेंटिमेंट अभी चेंज नहीं हुआ है। तो लोन ग्रोथ उतना नहीं हो रहा है एज इट इज। प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स का ग्रोथ तो नहीं था, मगर उसके साथ अभी कंज्यूमर का भी एक लेंडिंग ग्रोथ सिंगल डिजिट में हो रहा है, राइट। तो अब इसमें क्या हो गया कि बीएफएसआई में क्या होता है कि ये जो बेस होता है ना अपना, इंक्रीमेंटल लेंडिंग और इंक्रीमेंटल बोरोइंग थ्रू डिपॉजिट्स का एक स्मॉल इंपैक्ट ही होता है बेस के ऊपर, क्योंकि बेस कितने सालों से बिल्ड किया हुआ बेस है, राइट। तो अब जो अर्निंग्स आएगी तो एक्चुअल क्वार्टर की अर्निंग्स में शायद बिकॉज उनकी डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी रही है, राइट, तो वो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो कम होगा। ओके,
तो नेचुरली उनकी नेट इंटरेस्ट इनकम की ग्रोथ उतनी नहीं रहेगी, मगर कॉस्ट डिपॉजिट, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, हर बीच में होता है कि एक होता है रेट, एक होता है क्वांटिटी। रेट इंटू क्वांटिटी, पी इंटू क्यू ही आपको अल्टीमेट नंबर दिखाता है, राइट। तो अब क्या है कि उनकी क्वांटिटी ऑफ डिपॉजिट बढ़ गई है, भले ही रेट उसका न्यू डिपॉजिट्स के लिए कम है, पुराने डिपॉजिट तो बड़े रेट पे ही चल रहे हैं ना, राइट राइट। तो स्पेशली पीएसयू बैंक्स में क्या होता है कि उनकी जो ज्यादातर लोन बुक फ्लोटिंग रेट पे होती है, वेरेस प्राइवेट सेक्टर का बैंक का अगर देखें, पर्सनल लोन्स की बात करें या ऑटो लोन्स की बात करें, ये सब फिक्स रेट में होते हैं, फिक्स में होते हैं। तो अब वो इंक्रीमेंटली एक पॉजिटिविटी आएगी प्राइवेट सेक्टर बैंक में थोड़ी, और पब्लिक सेक्टर बैंक में थोड़ी रिवर्स होगी, मगर आउटलुक उनका ये होगा कि डिपॉजिट ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो उसके कारण व्यवसाय की अर्निंग्स की जब रिजल्ट्स आएगी ना, हमें एक्सपेक्टेशन थोड़ी मॉडरेट रखनी चाहिए, क्योंकि जब तक क्रेडिट ग्रोथ, और वो शुरू होता है कंजम्पशन से, तो जब कंजम्पशन की ग्रोथ बढ़ेगी और क्रेडिट ग्रोथ के नंबर्स अच्छे दिखने लगेंगे ना, वो शायद मुझे अगले क्वार्टर से शुरू होते हुए दिख रहा है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन इस बार जल्दी हो रहा है, तो फेस्टिवल सीजन में लोग शायद वो भी डिले करेंगे, और 2-3 महीने चल जाते हैं कि टैक्स का कितना बेनिफिट है ये जानने में ना, मे बी जून 15 तक जब एडवांस टैक्स भरते रहेंगे तब उनको एक पता लगेगा कि अच्छा मेरे कैश बढ़ गई है, तो ये सब का इफेक्ट, इट वाज टू लेट फॉर दिस क्वार्टर। तो ये क्वार्टर की थोड़ी हमें एक्सपेक्टेशंस ओवरऑल बैंकिंग एंड एनबीएफसी सेक्टर से मॉडरेट रखनी चाहिए, राइट। अगले क्वार्टर से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इंप्रूवमेंट होगा, मगर ब्रॉडर फाइनेंशियल मार्केट में प्लेयर्स देखे तो कैपिटल मार्केट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया, मगर वेल्थ मैनेजमेंट और एसेट मैनेजमेंट और इंश्योरेंस कंपनीज की अच्छी रहेगी, बिकॉज एसआईपी बुक की बढ़त, इन्फ्लोस की बढ़त, राइट, ओवरऑल एक स्टॉक मार्केट का भी एक स्टेबलनेस, तो उनकी जो आउटलुक्स है वो अच्छी रहेगी। तो मगर क्या है कि निफ्टी बैंक इंडेक्स या निफ्टी सर्विसेज इंडेक्स में बस 2 ही बैंक 50% से ज्यादा ले लेते हैं उस इंडेक्स में, तो ये इंडेक्स को कंपेयर करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज हैं जो इंडेक्स में नहीं शामिल होते हैं, राइट। तो वो एक मन में रखना चाहिए। मेरे लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में मैं पॉजिटिव हूँ, इंश्योरेंस में मैं पॉजिटिव हूँ, वेल्थ मैनेजमेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वहां पे मैं पॉजिटिव हूँ, तो मगर वो सब बैंक इंडेक्स में नहीं दिखेगा, राइट, या निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स में भी नहीं दिखेगा। तो एक तरफ होगी कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स में तो 2 दिग्गज बैंक ही आपको 50% के करीब है, तो मेरा कहना है कि ब्रॉडर बीएफएसआई स्पेस में कुछ कंपनियां ऐसी होगी जिनकी अर्निंग्स अच्छी रहेगी, मगर इंडेक्स में वो शामिल नहीं है, इसलिए ओवरऑल बीएफएसआई का आपने पूछा, तो कोई इंडेक्स के साथ ही आप संबंध उठाएंगे तो उसमें शायद वो नहीं दिखे। हाँ, मतलब इंडेक्स, वैसे भी जो इन्वेस्टर उसको बहुत ज्यादा इंडेक्स की बजाय कंपनी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसके अर्निंग्स कैसी है, उसके ग्रोथ के आउटलुक कैसे हैं, वो सब देखना चाहिए। तो अगला हफ्ता, अगला 2-3 हफ्ते काफी क्रूशियल होने वाले हैं, क्योंकि दिग्गजों के रिजल्ट आएंगे, शायद डेट आ गई है रिलायंस की भी जो 18 तारीख को आएगी, यानी फ्राइडे को, तो वो भी, हालांकि वो फ्राइडे मार्केट बाद आता है तो हम लोग उसको वीकेंड में डिस्कस करेंगे उसमें कि अगले हफ्ते क्या पढ़ने वाला है उसमें। तो इस हफ्ते भी काफी है और अगले 2-3 हफ्ते रहेंगे, ये फिंगर्स क्रॉस्ड है। लेकिन आपने बहुत अच्छा एनालाइज किया कि जेन स्ट्रीट को ने गलत क्या किया, पहले ये समझने की जरूरत है, और आईटी में इतना निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ अच्छा एक साथ नहीं मिलेगा, और यही टाइम होगा जब आपको मीडियम टर्म के लिए वो स्टॉक सस्ते में मिलेगा। और तीसरा, बीएफएसआई में बहुत सारे स्टॉक बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेंगे लेकिन इंडेक्स में नहीं दिखेंगे आपको, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए और उसी हिसाब से अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। ओके सुनील सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया जी। पॉइंट मैं कहूंगा कि एक डार्क जो कहते हैं ना, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जो आ सकती है अगले हफ्ते में, वो होगा शायद एक इंटरिम डील का अनाउंसमेंट बीटीए का, तो वो आएगी तो रुख बदल जाएगी। मतलब नो डाउट, और वो सब कुछ के ऊपर हो जाएगा, मतलब क्योंकि एक टीम अब वापस उधर जा रही है अमेरिका को, अपनी ट्रेड टीम, तो कुछ ना कुछ एक इंटरिम सा डील एटलीस्ट साइन करने की कोशिश कर रही है फ्यू सेक्टर्स के बारे में, वो आएगी तो भी एक खुशखबरी होगी, जो उससे एफआईएस वापस लौटेंगे इंडियन मार्केट को।
क्योंकि हमें लगता है खुशखबरी के सर चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि जो लव लेटर जारी किया गया 16 देशों को, उसमें अपन नहीं है, तो मतलब अपने लिए यही एक अच्छा संकेत है कि हम उस लिस्ट से बाहर, कुछ हो रहा है हमारे लिए अच्छा। वही है, मगर क्या है कि बार बार ये ट्रम्प ना, एक वो रशिया से ऑयल खरीदेंगे तो मैं उधर 500% लगाऊंगा, ब्रिक्स से आप डी डॉलराइजेशन की कुछ बात किया तो उधर 10% लगाऊंगा, तो ये सब जो ट्वीट करते हैं ना, उसके कारण माहौल में एक गड़बड़ आ जाती है। वो भी विचित्र आदमी, उनका भी एक चार्ट बनना चाहिए रोज, ट्रम्प इंडेक्स रोज देखो कैसे चल रहा है उसके बाद करो। नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग सर, थैंक यू सो मच, मजेदार बातचीत रही, और जो अगले हफ्ते के बहुत सारे इश्यूज आपके दिमाग में चल रहे होंगे वो आपके क्लियर किए गए हैं, और ड्राई वॉल्यूम क्यों हो रहा है उसका भी हम लोगों ने रीजन यहाँ पे डिस्कस किया। तो अगले 5-6 दिन में जो और बड़ी घटनाएं होंगी, जो बड़े और क्वेश्चंस होंगे, उनको हम लोग फिर से एड्रेस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस चैनल को फॉलो करिए, सुनील सर के चैनल को फॉलो करिए, और सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।